Hello everyone, I hope you all are doing well. From last few days, I was not able to continue this eco and polity wala series, and again I'm continuing this from today. लास्ट में हमने किया था टैक्सेस के बारे में, अबाउट डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. हमने लास्ट स्लाइड आई थिंक यही वाला था ऑफ इकोनॉमी. ठीक है. हमने ये देख लिया था डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, एंड ये भी देख लिया था इंसिडेंट्स वगैरह, रेग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, प्रिजम्पटिव टैक्स, एडवांस टैक्स, टोबिन टैक्स, एंड लास्ट हमने किया था दिस कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स. नाउ हम डिटेल में देखेंगे कि डायरेक्ट टैक्स होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन से टैक्स आते हैं. देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमारा इनडायरेक्ट टैक्स. एंड टुडे हम टैक्सेशन वाला जो पोर्शन है इसको कंप्लीट कर लेंगे. एंड इन नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे इन्फ्लेशन को. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट में विल बी कवरिंग इन्फ्लेशन वाला टॉपिक, एंड आफ्टर दैट हम मनी करेंगे, मनी एंड बैंकिंग. ओके. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस इज़ डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स क्या होता है ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, जिसका इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट होता है सेम पर्सन पर. ठीक है. सेम पर्सन मीन्स फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, यू आर अर्निंग द इनकम, आप अर्न कर रहे हो. ठीक है. आप अर्न कर रहे हो इनकम. इनकम किसके पास आ रही है? आपके पास. एंड उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो भी आपको ही देना है. आप इसको किसी और के ऊपर नहीं डाल सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ यू एंड दिस इज़ योर ब्रदर. ठीक है. आपकी इनकम है, आपने अर्न की है, एंड आप ये नहीं बोल सकते कि जो आपकी इनकम पर 12% टैक्स लगेगा वो आपका भाई देगा. नो. वाई? बिकॉज ये इनकम आपने अर्न की है एंड इसका टैक्स भी आपकी इनकम से ही डिडक्ट किया जाएगा. ठीक है. इसका जो इम्पैक्ट होता है वो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसके इम्पैक्ट को आप किसी और के ऊपर नहीं डाल सकते. ठीक है. इसका इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट सेम पर्सन पे होता है. डायरेक्ट टैक्स दो चीज़ों पे लगता है, एक तो इनकम पर एंड सेकंड इज़ ऑन एसेट्स. एसेट क्या होते हैं? जो आपको इनकम अर्न करके देते हैं. ठीक है. जो आपको इनकम अर्न करके देते हैं वो होते हैं एसेट्स. सिंपल टर्म्स में समझो, वो एसेट्स होते हैं जो आपको इनकम अर्न करके देते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर यूज़ करते हो, नॉट पर्सनल कंप्यूटर, इसमें पर्सनल कंप्यूटर नहीं आएगा, हम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं. ठीक है. एसेट है, कोई भी एसेट. फॉर एग्जांपल आपने शेयर्स परचेज़ किए हुए हैं. शेयर एक इंटेंजिबल एसेट है. एक इंटेंजिबल एसेट है जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट वो एक डॉक्यूमेंट है काइंड ऑफ. ठीक है. डिजिटल डॉक्यूमेंट है. वो आपको क्या करेगा? वो आपको डिविडेंड अर्न करके देगा. शेयर्स आपको डिविडेंड अर्न करके देंगे. उसी तरह से आपके पास एक हाउस है जो आपने दिया हुआ रेंट पर. हाउस आपने रेंट पे दिया हुआ है, उससे आपको रेंट आ रहा है मंथली या फिर ईयरली, आपको लीज़ पे दिया हुआ है आपने. ठीक है. लीज़ का अमाउंट आ रहा है. दैट्स योर एसेट. नाउ इनकम. इनकम में दो तरह की इनकम है, एक ऑन इंडिविजुअल, सेकेंड ऑन कंपनी. इंडिविजुअल यानी कि आप, मैं या फिर आपके फादर मदर जो भी है, इंडिविजुअल इनकम. नाउ अगर आप सैलरी अर्न कर रहे हो, अगर आप सैलरी प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो, आपकी मंथली सैलरी आती है, उसके ऊपर आप इनकम टैक्स पे करोगे. वो लोग देंगे जिनको, जो इनकम ब्रैकेट में आते हैं, जो उस ब्रैकेट में आते हैं, टैक्स ब्रैकेट में, सिर्फ वही लोग इनकम टैक्स पे करेंगे. देन अगर आपके पास कोई घर था, ठीक है, आपके पास घर था, आपने लिया था बिफोर 2000, लेट्स से बिफोर 2000 आपने लिया था एक हाउस. नाउ आपने उसको सोल्ड कर दिया. आपने ख़रीदा था वो, यू कैन से अराउंड 30 लाख, एंड अब आपने उसको बेचा 42 लाख पे. ये जो डिफरेंस था 12 लाख का, इसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट बचेगा, फॉर एग्जांपल 12 था, अब ये 7 हो गया आफ्टर एडजस्टिंग विद इन्फ्लेशन. इस 7 लाख पर लगेगा आपका कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स. ठीक है. एंड अगर आप एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप फार्मर हो, तो आपकी एग्रीकल्चर पे जो इनकम आ रही है उसके ऊपर लगेगा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स. हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता अभी. ठीक है. एंड एग्रीकल्चर इनकम जो होती है इसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा. हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं होती एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाने की. बिकॉज जो 7th शेड्यूल है, जो उसमें जो हमारे
लिस्ट दी हुई है, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें स्टेट लिस्ट में आती है हमारी एग्रीकल्चर इनकम, दैट्स वाई इसको स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कर सकती है। देन वी हैव प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशन टैक्स, कुछ प्रोफेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर एक्सेट्रा, उनके ऊपर आपको प्रोफेशन टैक्स देना पड़ता है। वो कौन चार्ज करता है? वो आपकी जो लोकल अथॉरिटी होती है, जो आपकी म्यूनसिपैलिटी होती है, ठीक है, जो म्यूनसिपैलिटी होती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है, जो भी है, वो चार्ज करती है आपका प्रोफेशन टैक्स। देन डिविडेंड टैक्स, जैसा मैंने बताया था कि शेयर्स पे आपको क्या आता है, शेयर्स पे आपको डिविडेंड आता है, ईयरली डिविडेंड आता है आपको शेयर्स के ऊपर, उसके ऊपर डिविडेंड टैक्स लगता है। पहले क्या होता था, कंपनी होती थी, दिस इज़ अ कंपनी, कंपनी के आपके पास शेयर्स हैं, ठीक है, कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, सभी टैक्सेस इंटरेस्ट काटने के बाद जो भी उसके पास बचा उसने आपको डिविडेंड दे दिया, कंपनी ने आपको डिविडेंड दे दिया। अब जितना भी टोटल डिविडेंड है, फॉर एग्जांपल 100 करोड़ इज़ अ टोटल डिविडेंड जो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर्स के बीच, इस 100 करोड़ के ऊपर लगेगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये पहले होता था, 2019 से पहले होता था ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। बाद में क्या हुआ, इस DDT डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को रिप्लेस कर दिया गया, किससे? डिविडेंड टैक्स से, सॉरी, इस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को हटा दिया गया, इसको स्क्रैप कर दिया गया। अब क्या होता है, पहले सिंपल था, 100 करोड़ कंपनी ने टैक्स सॉरी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड कंपनी डायरेक्ट उस 100 करोड़ पे जितना अमाउंट होगा, लेट्स से 30% चार्ज कर लेगी एंड गवर्नमेंट को पे कर देगी। अब क्या होता है, जितने लोगों के पास ये 100 करोड़ रुपीज़ जाएगा, फॉर एग्जांपल ए के पास गया, बी के पास गया, सी के पास गया, 30 एंड 40 करोड़ सिंपली, ठीक है। अब ये ए इंडिविजुअल जो है, बी जो है, सी जो है, इनकी इनकम के अंदर इस टैक्स को काउंट किया जाएगा, इस अमाउंट को सॉरी काउंट किया जाएगा, ठीक है, उनकी ये इनकम काउंट की जाएगी एंड उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा, ना कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। सिंपल, पहले इसको सिंपल कंपनी पे करती थी, अब इसको इंडिविजुअल पे करेगा, जिसके पास डिविडेंड जाएगा अब वो पे करेगा। सिंपल, नाउ इट इज़ टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट। आई होप दिस इज़ क्लियर। कोई भी इसको रिसीव कर रहा है, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे कंपनी है, चाहे आर्टिफिशियल इंडिविजुअल है, कोई भी है, उसके हैंड्स में ये चार्ज किया जाएगा, ठीक है। देन हमारी कंपनी, कंपनी अगर प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उसके ऊपर लगेगा कॉरपोरेशन टैक्स। कॉरपोरेशन टैक्स के अमाउंट कितना, आई थिंक 22% है करंटली। देन मैट इज़ मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। ये क्या होता है, मैट में फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज होती हैं, ये ना फ्रॉड करती हैं, ठीक है। ये फ्रॉड कैसे करती हैं, ये अपनी बुक्स में, जो बुक ऑफ अकाउंट होता है, इनकी बैलेंस शीट होती है, जो ये ईयरली स्टेटमेंट बनाते हैं, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसमें ये ज़ीरो प्रॉफिट शो करते हैं या फिर ये नेगेटिव प्रॉफिट शो करते हैं। वाई? बिकॉज अगर ये ज़ीरो प्रॉफिट शो करेंगे तो इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सो ऐसा गवर्नमेंट ने जब चेक किया, बहुत सारी कंपनीज ऐसा कर रही थी, बट एक्चुअल में उनके प्रॉफिट्स थे, एक्चुअल में वो प्रॉफिट्स अर्न कर रही थी, बट टैक्स से बचने के लिए, टैक्स अवॉइड कर रही थी वो, ठीक है, उससे बचने के लिए वो क्या करती थी, ज़ीरो प्रॉफिट शो करती थी या फिर नेगेटिव प्रॉफिट शो करती थी, मींस लॉस शो करती थी, बट एक्चुअल में वो प्रॉफिट अर्न कर रही थी। सो गवर्नमेंट क्या लेकर आई, गवर्नमेंट मैट लेकर आई, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपका प्रॉफिट ज़ीरो होगा या फिर टैक्स ब्रैकेट जो है उससे कम होगा, देन क्या होगा, आपके जो बुक प्रॉफिट्स होंगे, बुक प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो टैक्स से पहले, टैक्स एंड डिडक्शन से पहले आपका प्रॉफिट होता है, उसको बोलते हैं बुक प्रॉफिट। जो वो अमाउंट होगा उसके ऊपर हम लगाएंगे आपका मैट, जो कि है 18.5% मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। आई होप दिस इज़ क्लियर, मैट इज़ क्लियर। इसमें कोई डाउट होगा तो यू कैन कमेंट। देन इक्वलाइजेशन लेवी, ये जो कंपनीज होती हैं, डिजिटल कंपनीज, फॉर एग्जांपल अमेज़न, आपका फेसबुक, गूगल, ये ना एड्स रन करते हैं, आपने देखा होगा, आपको भी शो होता होगा, ये एड रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब हमारे इंडिया में ये एड रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, बट इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यूएस में, अमेज़न का यूएस में है। सो ये क्लेम करते हैं कि हमारा हेडक्वार्टर तो यूएस में है, हम तो यूएस की कंपनी है, इसलिए हम आपको टैक्स नहीं देंगे, बट ये ऐड कहाँ से जनरेट कर रहे हैं, ऐड रेवेन्यू हमारी कंट्री से। दैट्स वाई गवर्नमेंट लेकर आई इक्वलाइजेशन लेवी, जो कि 2% होता है, 2% होता है किसके ऊपर, उस अमाउंट के ऊपर जो इन्होंने जनरेट किया है, जो रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया है हमारे इंडिया से, उसके ऊपर 2% चार्ज किया जाएगा। इन रीसेंट बजट, जो 2024 का जुलाई में बजट आया था, उसमें इस इक्वलाइजेशन लेवी को स्क्रैप कर दिया गया है, ठीक है।
इक्वलाइजेशन लेवी को स्क्रैप कर दिया गया। मूविंग नेक्स्ट इज ऑन एसेट्स। ऑन एसेट्स, अगर कोई डाउट हो आपको इनमें या फिर इन चीज़ों में, देन प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट। देन एसेट्स, एसेट में अगर आपने शेयर्स परचेज़ किए हैं, अगर आपने शेयर्स परचेज़ किए हुए हैं तो उसके ऊपर जब आप सेल करोगे या परचेज़ करोगे उसके ऊपर लगेगा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अब सिक्योरिटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सिर्फ शेयर नहीं आते। एक तो होते हैं आपके शेयर्स, देन आपके बॉन्ड्स हैं, आपके डिबेंचर्स हैं, आपकी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स आपके, ठीक है। तो वो सारे किस में आ जाएंगे, उसके ऊपर लगेगा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अगर आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, कमोडिटी मार्केट में क्या होता है, आप नॉन एग्रीकल्चरल जो कमोडिटीज़ होती हैं उसके ऊपर आप ट्रेड करते हो, उनमें ट्रेड करते हो, सो उसमें लगेगा आपका कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। देन लैंड रेवेन्यू, अगर आप हाउस परचेज़ करने जाते हो तो उसके ऊपर कुछ आपको टैक्स पे करना पड़ता है, उसको बोलते हैं लैंड रेवेन्यू। देन स्टैम्प ड्यूटी ऑन हाउस परचेज, जब आप घर परचेज़ करोगे उसके ऊपर स्टिकर टाइप होता है, स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी पड़ती है। देन प्रॉपर्टी टैक्स, ये तीनों टैक्स जो हैं आपकी स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है, लैंड रेवेन्यू, प्रॉपर्टी टैक्स एंड स्टैम्प ड्यूटी ऑन हाउस परचेज। जब आप हाउस परचेज़ करोगे अपना, जब आपकी जॉब लग जाएगी, आप अर्न करोगे गुड अमाउंट, देन आप अपना हाउस परचेज़ करोगे, देन यू विल हैव टू पे दीज 3 टैक्सेस, ठीक है। कौन चार्ज करेगा उसको, स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करेगी, उसको स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करेगी। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। देन जितने भी टैक्सेस मैंने ऊपर बताए, जितने भी टैक्सेस ऊपर बताए थे वो सब टैक्स एक्सेप्ट इक्वलाइजेशन लेवी। इक्वलाइजेशन लेवी जो थी ये वाली, इसको छोड़ के बाकी जितने भी टैक्सेस हैं, ये वाले ये वाले ये वाले, ये सब चार्ज किए जाते हैं हमारे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। हमारा इनकम टैक्स एक्ट जो है उसके अंदर चार्ज किए जाते हैं ये सारे के सारे टैक्स एक्सेप्ट इक्वलाइजेशन लेवी। जो इक्वलाइजेशन लेवी है ये फाइनेंस एक्ट के अंदर चार्ज की जाती थी, करंटली इसको रिमूव कर दिया गया, ठीक है, रिसेंट बजट में इसको हटा दिया गया। देन एक होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसको आपने, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, अगर आप नहीं भी हो या फिर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो, तो आपने ये टर्म सुनी होगी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसमें क्या होता है कि पूरी फैमिली जो बिज़नेस कैरी ऑन कर रही है, ठीक है, इसमें फैमिली के जितने भी लोग होते हैं, एक सबसे टॉप पे होता है हीयर, ठीक है, फिर फैमिली मेम्बर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर, सिस्टर ब्रदर, ब्रदर उनके आगे चिल्ड्रन, ये सभी एक ही बिज़नेस में है, कलेक्टिवली एक बिज़नेस में है। एंड ये जो फैमिली का हेड है, इसके नाम पे सारे एसेट्स होते हैं, इसके नाम पे कंपनी रन करती है, उसको बोलते हैं HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उनमें कौन कौन से लोग आते हैं, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट एंड जैन, ये 4 रिलीजन के लोग आते हैं HUF में फॉर इनकम टैक्स पर्पस, ठीक है। जो इनकम टैक्स एक्ट है 1969 वाला, उसके अंदर जो HUF है उसमें 4 रिलीजन के लोग आते हैं, ठीक है, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट एंड जैन, फॉर इनकम टैक्स पर्पस ओनली, सिर्फ इस पर्पस के लिए, ओके। देन एक होता है टैक्स, वो हमने ऑलरेडी बता दिया। उसके अलावा होता है हमारे पास सरचार्ज, हमारे पास होता है सरचार्ज। ये क्या होता है, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। फॉर एग्जांपल आपका 1000 रुपीज़ था टैक्स, सरचार्ज है आपका 20% सिंपली, तो ये ऐड हो जाएगा, ये क्या होगा, ऐड होकर 1200 बन जाएगा, उसको बोलते हैं सरचार्ज। देन एक होता है आपके पास सेस, सरचार्ज तो हो गया, एक सेस होता है। जो सेस होता है ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, इट इज़ फॉर स्पेसिफिक पर्पस। फॉर एग्जांपल आपका करंटली हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, एग्रीकल्चर सेस है, ये सारे सेस। अगर आपने कोई बड़ी कमोडिटी परचेज़ की हो कभी, कुछ लग्जरी आइटम, तो आप देखोगे कि उसमें सेस चार्ज होता है, उसमें सेस आपका चार्ज किया जाता है, अराउंड 6% के आसपास चार्ज किया जाता है। सो ये सरचार्ज एंड सेस जो है ओनली हमारी यूनियन गवर्नमेंट को जाता है। जो फाइनेंस हमारा कमीशन है वो सेस एंड सरचार्ज के लिए रिकमेंडेशन नहीं देता, वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स के लिए रिकमेंडेशन देता है, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, टू डिस्ट्रीब्यूट टैक्सेस, किसके बीच में, सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। सरचार्ज एंड सेस जो है सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को जाता है, सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को जाता है। यू कैन सी दिस, सबसे पहले आपका टैक्स है, टैक्स के ऊपर लग जाएगा आपका सरचार्ज, देन सेस प्लस टैक्स, सॉरी टैक्स प्लस सरचार्ज, उसके ऊपर लगेगा कलेक्टिवली सेस,
टैक्स सरचार्ज प्लस सेस। सिंपल है यार, ये देखो 1000 था टैक्स, 12% लग गया आपका सरचार्ज, कितना हो गया 1200, सॉरी 20%। उसके ऊपर लग गया 10% फिर से सेस, सो 1200 ऐड कर लो 10%, जो भी बनेगा आपका कलेक्टिवली आ जाएगा। टैक्स के ऊपर सरचार्ज, टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर लगेगा सेस, इसको याद रखना। वो हुआ हमारा डायरेक्ट टैक्स। नाउ वी आर ऑन टू इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसका इम्पैक्ट आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, जिसका इम्पैक्ट आप कर सकते हो ट्रांसफ़र। फॉर एग्जांपल, शॉपकीपर था, उसने रॉ मटेरियल परचेज़ किया, देन उस रॉ मटेरियल के ऊपर उसने क्या किया, टैक्स पे किया। देन उसने फाइनल प्रोडक्ट बनाकर आपको बेच दिया, आपको सोल्ड कर दिया, देन उसने उसमें भी चार्ज किया आपसे टैक्स। अब उसने क्या किया, जो अमाउंट उसने यहाँ पर पे किया था गवर्नमेंट को, वही अमाउंट उसने रिकवर कर लिया आपसे। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट सेम पर्सन पे नहीं होता, सेम पर्सन पे नहीं होता। इंसिडेंस हुआ शॉपकीपर के पास क्योंकि उसने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया था, बट इम्पैक्ट अल्टीमेट पड़ा कस्टमर के ऊपर। आपने प्रोडक्ट परचेज़ किया था, आपने भी 12% GST पे कर दी, सो अल्टीमेट इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा? कंज्यूमर पर पड़ा। आई होप दिस इज़ क्लियर। देन टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में दो तरह के टैक्स आते हैं। एक होता है स्पेसिफिक टैक्स, जिसको पर यूनिट टैक्स भी बोलते हैं, स्पेसिफिक टैक्स एंड पर यूनिट टैक्स। सेकंड इज एड टैक्स, एड टैक्स। नाउ स्पेसिफिक टैक्स जो है इसके नाम से क्लियर है, पर यूनिट टैक्स ये क्वांटिटी के ऊपर लगाया जाता है, क्वांटिटी के ऊपर लगता है। फॉर एग्जांपल 50 लीटर्स, सॉरी ₹50 पर लीटर टैक्स ऑन पेट्रोल। जितने लीटर आप पेट्रोल डलवाओगे उसको मल्टीप्लाई कर लेना आप 50 से। फॉर एग्जांपल आपने 4 लीटर डलवाया अपनी बाइक पे, 4 लीटर पेट्रोल आपने अपनी बाइक में डलवाया, उसके ऊपर ₹50 पर लीटर टैक्स, कितना हो जाएगा आपका? 200 आपका टोटल टैक्स हो जाएगा, स्पेसिफिक टैक्स। नाउ जो स्पेसिफिक टैक्स होता है ये ज़्यादा बर्डन पुट करता है। आप कस्टमर हो, अगर आप ये टैक्स दोगे तो आपके ऊपर अल्टीमेट बर्डन लेस होगा, बट अगर आप स्पेसिफिक टैक्स पे करते हो तो आपके ऊपर बर्डन ज़्यादा होगा। द पर्पस हेयर इज़, जो स्पेसिफिक टैक्स का मेन पर्पस होता है वो नेगेटिव कमोडिटीज़ जो होती हैं, जो कमोडिटीज़ नेगेटिव होती हैं, जिसका सोशल इम्पैक्ट नेगेटिव होता है, उसके ऊपर ये स्पेसिफिक टैक्स लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल सिगरेट, आपकी सिगरेट है उसके ऊपर ये टैक्स लगता है। अगर आपने कभी, सॉरी आप, अगर आपने कभी सिगरेट का पैकेट देखा हो, मैंने तो नहीं देखा, बट अगर आप गूगल करोगे, ठीक है, उसके पीछे आप चेक करोगे तो उसके ऊपर प्रिंटेड होता है, स्पेसिफिक टैक्स होता है। सिंपली आप गूगल भी कर सकते हो, उसके ऊपर स्पेसिफिक टैक्स लगाया जाता है। और भी ऐसी जो हार्मफुल कमोडिटीज़ हैं उनके ऊपर ये स्पेसिफिक टैक्स ही चार्ज किया जाता है। देन एड टैक्स, ये वैल्यूएबल लगता है, जितनी भी टोटल वैल्यू होगी। आपने ₹200 का पेट्रोल डलवाया, उनके ऊपर क्या लगेगा? सिंपल 10% टैक्स लगेगा। 200 का 10% 20। अब 200 में कितने लीटर्स आएगा? 2 लीटर्स आएगा, 2 लीटर्स आएगा ना 200 में, 2 पॉइंट समथिंग लीटर्स वी कैन से। अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलते तो हमें टैक्स कितना पे करना पड़ता? 200 मीन्स हमने 2 लीटर्स डलवाया, 2 लीटर्स इंटू 50 इज इक्वल टू 100, हमें ₹100 टैक्स पे करना पड़ना था। ऑन अदर हैंड अगर हम एड टैक्स लगाते हैं तो 200 अमाउंट है, 10% बोल रहा है, सिंपल ₹20 टैक्स पे करना पड़ेगा। सो वी आर सेविंग ₹80 हेयर, हम ₹80 सेव कर रहे हैं इस टैक्स में, ठीक है। सो इसका पर्पस अलग है, इसका पर्पस अलग है, ये नेगेटिव कमोडिटीज़ के लिए। देन ये दो चीज़ें होती हैं, इंटरनैलिटीज़ एंड एक्सटर्नैलिटी, इस साल प्रीलिम्स में पूछा गया था, ठीक है। इंटरनैलिटी मीन्स जो प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, जो प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है सिर्फ वो उसी को हार्म करेगा, उसी के ऊपर उसका इम्पैक्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई सिगरेट कंज्यूम कर रहा है तो चांसेस हैं कि उसको इन फ्यूचर कैंसर हो जाएगा। अगर कोई सिगरेट कंज्यूम करता है तो चांसेस हैं कि उसको कैंसर हो जाएगा। ये थी इंटरनैलिटी, मीन्स जो इंसान उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है उसका नेगेटिव हार्म भी उसी को है, उसका नेगेटिव हार्म भी उसी को है। देन एक होती है एक्सटर्नैलिटी। अब सिगरेट वाला तो सिगरेट पी रहा है, बट उसका जो स्मोक है वो उसके, फॉर एग्जांपल देयर इज शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल में लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं कितने सारे, ठीक है, शॉप के अंदर है। अब ये वाला व्यक्ति जो है ये सिगरेट कंज्यूम कर रहा है, अब इसका स्मोक जा रहा है आसपास, जो आसपास लोग खड़े हैं ये भी उसको ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा? उनको भी प्रॉब्लम्स आएगी, उसको बोलते हैं एक्सटर्नैलिटी। सिंपल इसकी एक और एग्जांपल ले सकते हो, रैश ड्राइविंग। रैश ड्राइविंग
ठीक है। आप नेशनल हाईवे पर रैश ड्राइविंग कर रहे हो, जबकि स्पीड लिमिट आपकी 60 या फिर 40 है, आप चला रहे हो 120 पे। इससे क्या होगा, आपके चांसेस तो हैं एक्सीडेंट होने के, बट दूसरों को भी आप नुकसान पहुंचा सकते हो, उसको बोलते हैं एक्सटर्नैलिटी। आई होप दिस इज़ क्लियर, आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। देन इनडायरेक्ट टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से कवर्ड हैं जीएसटी के द्वारा? यूनियन एंड स्टेट। कुछ टैक्स थे पहले यूनियन गवर्नमेंट चार्ज करती थी एंड कुछ स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती थी। नाउ वी हैव कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। कस्टम ड्यूटी आपने कितनी बार सुना होगा, अगर आपने बजट देखा हुआ है या फिर नहीं भी देखा हुआ, स्टिल आपको पता होगा कि ऑर्डर होता है किस टैक्स से कितने ज़्यादा पैसे आएंगे, किस टैक्स से कितने ज़्यादा रुपये आएगा गवर्नमेंट को। सो हमेशा कस्टम ड्यूटी मोस्ट ऑफ द टाइम लास्ट पे रहता है, लास्ट पे रहती है हमारी कस्टम ड्यूटी। सबसे ऊपर जो होता है मेनली या फिर आपका इनकम टैक्स या फिर आपकी जीएसटी, देन कॉरपोरेशन टैक्स, देन आपका होता है एक्साइज ड्यूटी, देन कस्टम्स। ये ऑर्डर चलता है, ये ऑर्डर चलता है कि कहाँ से कितने गवर्नमेंट को रुपये आएगा बजट में। फर्स्ट इज़ कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। जहाँ पर मैंने क्रॉस लगाया है ये जीएसटी के अंदर कवर्ड नहीं है, ठीक है। जीएसटी ने सबस्यूम इनको नहीं किया, ये अभी भी फोर्स में है। जिसके आगे क्रॉस नहीं है वो उन सबको जीएसटी ने कवर कर लिया है, ठीक है। मीन्स वो अभी प्रेजेंटली नहीं लगाए जाते, उनकी जगह पर हम जीएसटी लगाते हैं। सो कस्टम ड्यूटी लगाते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर, ये स्टिल चल रहा है। देन एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड इंटरस्टेट सेल्स टैक्स, ये तीनों जो हैं इनको जीएसटी ने कवर कर लिया है, ठीक है। इन तीनों टैक्सेस को जीएसटी ने कवर कर लिया है। देन एक्साइज ड्यूटी, जब भी आपकी फैक्ट्री के अंदर कोई प्रोडक्ट बनता है, फैक्ट्री के अंदर कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसको फैक्ट्री से बाहर नहीं निकाला जा सकता विदाउट दिस एक्साइज टैक्स। जब तक ये टैक्स नहीं लगेगा तब तक वो फैक्ट्री से बाहर नहीं जाता, ठीक है। सो ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पे लगता है। देन आपका सर्विस टैक्स, ये 1 2 3 4 जो 4 टैक्सेस हैं इनको जीएसटी कवर करता है। एंड ये जो 2 टैक्सेस हैं कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी, ये आपके स्टिल अभी भी फोर्स में है, ठीक है, अभी भी फोर्स में है। आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, इसका नाम से क्लियर है, एंटी डंपिंग। डंपिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल चाइना ने प्रोडक्ट बनाया कोई, लेट्स से 100 रुपीज़ का एक टॉय बनाया उन्होंने, सिंपल 100 रुपीज़ का टॉय बनाया। एंड इसकी कॉस्ट जो है, इसकी कॉस्ट जो है हमारे इंडिया में इसकी कॉस्ट जो है, इसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट, लेट्स से यू कैन से इट इज़ अराउंड 150 रुपीज़, 150 रुपीज़। अब इसने 100 में बनाया था, हमारे यहाँ कॉस्ट है 150। चाइना ने क्या किया, जो वहाँ पे मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने इस 100 रुपीज़ वाले प्रोडक्ट को इंडिया में सेल कर दिया 80 रुपीज़ पे, 80 रुपीज़ पे। अब अगर ये प्रोडक्ट इंडिया में आएगा, सेम प्रोडक्ट है 80 रुपीज़ में मिल रहा है आपको, दूसरी और आपको 150 रुपीज़ में मिल रहा है। अब एज अ कंज्यूमर मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि मुझको चीप एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट मिले, अफोर्डेबल प्रोडक्ट मिले, ये मेरी कंज्यूमर की डिमांड होगी। चाहे वो इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है, चाहे चाइना मैन्युफैक्चर है, चाहे यूएस मैन्युफैक्चर कर रहा है, एज अ कंज्यूमर मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए मोस्ट अफोर्डेबल रेट पे। अगर क्वालिटी सेम है, 2 प्रोडक्ट हैं, एक की कॉस्ट कम है एक की ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स मैं जिसकी कॉस्ट लेस है उसको कंज्यूम करूँगा, उसको परचेज़ करूँगा। सो अगर चाइना ऐसा करता है उसको बोलते हैं डंप करना। सो उसको काउंटर करने के लिए हम लगाते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। जितने प्रोडक्ट वहाँ से आएंगे उनके ऊपर हम जितना गैप होगा, जितना फॉर एग्जांपल 80 था, यहाँ 150 था, जितना गैप होगा, कितना गैप है यहाँ पे 70 रुपीज़ का, हम 70 रुपीज़ क्या लगा देंगे, ड्यूटी लगा देंगे एक प्रोडक्ट पर। इसको बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। देन काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी, काउंटर, ये भी इसको आप ब्रेक कर सकते हो, एक है काउंटर देन व्हीलिंग। इसमें क्या होता है, चाइना की एग्जांपल ले लेते हैं। चाइना में एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है 100 रुपीज़, सेम प्रोडक्ट की कॉस्ट है 100 रुपीज़। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस 100 रुपीज़ में 40 रुपीज़ सब्सिडी दे रही है मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर का अल्टीमेट कॉस्ट कितना आ रहा है, 60 रुपीज़, 60 + 40 टोटल 100 होता है। बट ये प्रोडक्ट कितने में बेचेगा, यहाँ पे 60 में बेचेगा, बिकॉज इसको कॉस्ट 60 आ रही है, 40 तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। सो इस सब्सिडाइज प्रोडक्ट को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट लगाती है काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। देन इज स्टेट्स, स्टेट्स के द्वारा कौन से टैक्सेस चार्ज किए जाते थे पहले बिफोर जीएसटी। परचेज टैक्स, कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज़ करते थे शॉप से उसके ऊपर आपको पे करना पड़ता था।
एडवर्टाइजिंग टैक्स, जो भी एड्स आपकी स्टेट के अंदर दी जाती थी उसके ऊपर लगता था एड टैक्स। लग्जरी टैक्स, अगर आप कोई एयर कंडीशनर परचेज़ कर रहे हैं, कार परचेज़ कर रहे हैं, कुछ भी लग्जरी आइटम परचेज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको लग्जरी टैक्स देना पड़ता था। देन ऑक्ट्राई, ये ऑक्ट्राई क्या होता था, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ हरियाणा, दिस इज़ यूपी, ठीक है, अगर यूपी का डीलर मैन्युफैक्चरर हरियाणा में एंटर करेगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं ऑक्ट्राई। देन एंटरटेनमेंट टैक्स, मूवीज़ वगैरह पे लगता था, थिएटर्स वगैरह पे लगता था। देन रोड टैक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जो जितने पहले 5 हैं, परचेज, एडवर्टाइजमेंट, लग्जरी, ऑक्ट्राई, एंटरटेनमेंट, ये सभी के सभी करंटली जीएसटी ने कवर कर लिए हैं। देन आपका रोड टैक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ये अभी भी जीएसटी के अंदर नहीं है, इसको हमारी स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है, ठीक है। रोड टैक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इसको कौन चार्ज करता है, स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है, ये जीएसटी के अंदर नहीं आता। आई होप दिस इज़ क्लियर। कोई डाउट हो आपको, कोई भी लगे, कोई नया टैक्स माइंड में आया आपके, यू कैन कमेंट, ठीक है। देन जो अल्कोहल है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसको टैक्स किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। उसको टैक्स कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स करती है। बट फॉर मेडिकल पर्पस, बिकॉज अल्कोहल के बहुत सारे यूजेस हैं, इनको मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कभी इंजेक्शन लगवाया हो, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत ज़्यादा बीमार थे, ठीक है, आपने इंजेक्शन लगवाया था कोई, एंड उसको लगाने के बाद आपको क्या हुआ, आप स्लीपी फील करने लगे, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 20 मिनट्स के अंदर अंदर ही आपको, आप सो गए। उसमें क्या होता है, उस इंजेक्शन में अल्कोहल कंटेंट होता है, नॉट दैट अल्कोहल जो आपको वाइन शॉप में मिलती है, वो वाली नहीं एग्जैक्टली, बट वही उस तरह का कंटेंट होता है, ठीक है। सो अल्कोहल फॉर मेडिकल पर्पस, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, दैट्स वाई कुछ स्टेट्स में अल्कोहल कंजम्पशन बैन है, फॉर एग्जांपल बिहार, ठीक है, एंड गुजरात, इनको ड्राई स्टेट्स बोलते हैं, ड्राई स्टेट्स। कुछ स्टेट्स में बैन नहीं है, ठीक है, दैट्स वाई, बिकॉज ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, देन टैक्स ऑन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स आफ्टर जीएसटी के बाद कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगाई जाती, सभी के सभी प्रोडक्ट पर जीएसटी लगाई जाती है, एक्सेप्ट 5 हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट। इसमें क्या आता है, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ मींस एविएशन टर्बाइन फ्यूल, आपका एलपीजी नेचुरल गैस, देन आपका क्रूड ऑयल। ये क्रूड ऑयल क्या होता है, क्रूड ऑयल सिंपली एक रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, अगर आप इसको रिफाइन करते हो तो डेंसिटी के अकॉर्डिंगली अलग अलग तरह के यहाँ पे मटेरियल निकलते हैं। गैसोलीन फॉर एग्जांपल, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी गैस, देन आपका गैसोलीन, ऐसे करके अलग अलग तरह के मटेरियल्स निकलते हैं। सो क्रूड ऑयल, ये 5 हाइड्रोकार्बन्स, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। क्या लगता है इनके ऊपर, आपकी वैट लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स यू कैन से, या फिर यू कैन से ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी काइंड ऑफ। देन स्टेट्स के कौन से टैक्स सब्जेक्ट है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसको छोड़ के सभी प्रोडक्ट जो भी हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज जितनी भी हैं, उसके ऊपर आपका जीएसटी लगाया जाता है। स्टेट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, जितनी भी सर्विसेज डिलीवर की जा रही हैं, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, एक्सेप्ट एक प्रोडक्ट को छोड़ के, वो है आपकी अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। आई होप दिस इज़ क्लियर। देन न्यूज़पेपर, आप हिंदू पढ़ते होंगे या फिर इंडियन एक्सप्रेस आप मे बी पढ़ते हो परचेज़ करके। सो जो न्यूज़पेपर है उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगाई जाती। जो न्यूज़पेपर आप परचेज़ करते हो, पढ़ते हो, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगती। बट उस न्यूज़पेपर में जो आप एडवर्टीज़मेंट देखते हो, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एडवर्टीज़मेंट करते हैं अपनी, उस ऐड के ऊपर 18% टैक्स लगाया जाता है। जो न्यूज़पेपर बेच रहे हैं, कितने रुपये का आता है, आई थिंक इट इज़ अराउंड 22 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। उस न्यूज़पेपर जो अमाउंट है 22 रुपीज़, इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता। बट जो ऐड दी जा रही है उस न्यूज़पेपर के अंदर, उसके ऊपर 18% आपका जीएसटी लगाया जाता है।
देन सीरियल ग्रेन्स हॉल्टेड, उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगता। कुक्ड एग, यहाँ पे क्रॉक्ड नहीं है, कुक्ड आएगा, ठीक है। कुक्ड एग्स, इसके ऊपर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। आफ्टर जीएसटी 2017 में आया था, जुलाई 1 से एप्लीकेबल हुआ था, है ना। जुलाई 1 से एप्लीकेबल हुआ था। कौन सा आर्टिकल था? 269A, आर्टिकल 269A जीएसटी का आर्टिकल था। सो करंटली जीएसटी के बाद प्रेजेंटली हमारा क्या स्ट्रक्चर है टैक्सेशन का, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का, इज़ स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, प्लस यहाँ पे आईजीएसटी भी है हमारे पास, आईजीएसटी इंटरस्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, प्लस इसके अलावा कस्टम ड्यूटी किसके ऊपर लगती है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है। देन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, रोड टैक्स, 5 हाइड्रोकार्बन टैक्स, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। जो पहले दो हैं इसके ऊपर आपकी स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करेगी टैक्स। जो ये है इसके ऊपर क्या लगेगा? वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। सो ये करंट हमारा स्ट्रक्चर है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, ठीक है। देन जो जीएसटी था इसको रेकमेंड किया था विजय केलकर कमेटी ने। विजय केलकर टास्क फोर्स थी। FRBM मीन्स फाइनेंशियल फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट के ऊपर एक कमेटी बैठाई गई थी जिसको बोलते हैं विजय केलकर टास्क फोर्स। उसने रिकमेंड किया था कि जीएसटी होनी चाहिए कंट्री में 2004 में। अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने 101 अमेंडमेंट के थ्रू 2017 में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया बाय आर्टिकल 269A, बाय इंसर्टिंग आर्टिकल 269A, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। कोई भी डाउट हो डू कमेंट। देन पहले क्या होता था? सर्विस टैक्स, मैंने ऊपर यहाँ पे बताया था आपको, वेर इट इज़ या यू कैन सी सर्विस टैक्स। पहले सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट सर्विस टैक्स लगाती थी, स्टेट के पास अथॉरिटी नहीं थी सर्विस टैक्स को चार्ज करने की। बट आफ्टर जीएसटी जो सर्विस टैक्स था इसको स्टेट गवर्नमेंट भी चार्ज कर सकती है। पहले सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी सर्विस टैक्स, जीएसटी के बाद स्टेट गवर्नमेंट भी चार्ज करती है आपका सर्विस टैक्स, ठीक है, सर्विस टैक्स। देन इंटर स्टेट सेल्स, दिस इज़ हरियाणा, दिस इज़ यूपी। पहले बताया था, पहले क्या होता था? ऑक्ट्राय होता था एंटर करने पे। हरियाणा का प्रोडक्ट सेल हो रहा है यूपी के अंदर, हरियाणा ने मैन्युफैक्चर किया कोई प्रोडक्ट, वो सेल हो रहा है यूपी के अंदर बिकॉज वहाँ पे डिमांड है। अब क्या होगा? इसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। जो इंटर स्टेट ट्रेडिंग है इसके ऊपर टैक्स कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, ओनली एंड ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। उसको बोलते हैं आईजीएसटी, इंटर स्टेट जीएसटी। एंड ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, एंड जिस स्टेट में ये सेल हो रहा है प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चर तो किया था हरियाणा ने, बट ये सेल कहाँ पे हो रहा है? यूपी में सेल हो रहा है। सो ये यूपी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हरियाणा को इसमें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। यूपी एंड सेंटर के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। दैट्स वाई जीएसटी इज़ कॉल्ड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं। जहाँ पर भी गुड या फिर सर्विस की डिलीवरी हो रही है, जहाँ पे उसको कंज्यूम किया जा रहा है, जहाँ पे उसकी डेस्टिनेशन है, वहाँ पर टैक्स चार्ज किया जाएगा, उसको बोलेंगे आईजीएसटी। आई होप दिस इज़ क्लियर। देन वी ऑल्सो हैव अ जीएसटी काउंसिल, बिकॉज जीएसटी जो है ये वन डे सब्जेक्ट नहीं है, इट इज़ अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस। फॉर दैट पर्पस जीएसटी काउंसिल बनाई गई है, विच आर्टिकल 2791 ये भी इंसर्ट किया था सेम 101 अमेंडमेंट ने। सो इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जीएसटी काउंसिल इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसको इस्टेब्लिश कौन करते हैं? प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश करते हैं। हेड कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसको हेड करते हैं। कोरम मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड। सो 50% इसका कोरम है कोई भी मीटिंग स्टार्ट करने के लिए, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग स्टार्ट करने के लिए 50% मेंबर इज़ अ कोरम, ठीक है। अब वोटिंग शेयर कैसे है? वोटिंग शेयर इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बिटवीन स्टेट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1/3 वोटिंग पावर है, 1/3 मीन्स 33%, है ना। 33% सेंटर के पास वोटिंग पावर है। जितनी भी स्टेट्स हैं, ऑल द स्टेट्स, उसके पास कितनी है? 2/3 वोटिंग पावर है, मीन्स 66% वोटिंग पावर है, ठीक है। सेंटर के पास 1/3, स्टेट के पास 2/3। नाउ डिसीजन कैसे लिया जाता है? ये जीएसटी काउंसिल है, कोई
यहाँ पे किसी ने वो रखा, अपना ओपिनियन रखा, कोई टॉपिक रखा वोट करने के लिए। सो वोट कैसे किया जाएगा? अगर 3/4 मेंबर्स ने, जितने भी मेंबर्स उस टाइम प्रेजेंट होंगे मीटिंग में, उनमें से अगर 3/4 मेंबर्स ने वोट कर दिया उसके फेवर में, उस टॉपिक के फेवर में, देन डिसीज़न ले लिया जाएगा। नाउ हु विल कलेक्ट जीएसटी? जीएसटी के पैसे किसके पास जाएंगे? अगर तो आपके बिजनेस की टर्नओवर, आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो या फिर सेल्स डिलीवर कर रहे हो, दोनों में से कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, इसके अलावा तो कुछ करोगे नहीं, या गुड्स दोगे या सर्विस दोगे। तो अगर आपकी टर्नओवर मीन्स सेल्स, सिंपल इट इज़ सेल्स, ठीक है। अगर आपकी सेल्स 1.5 करोड़ से कम है, बिलो 1.5 करोड़ है ईयरली, ठीक है, अगर आपकी एनुअल सेल 1.5 करोड़ से बिलो है, तो जितना 90% उसका अमाउंट होगा, 90% जो जीएसटी का अमाउंट होगा वो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास एंड 10% जाएगा सेंटर के पास। अगर 1.5 करोड़ से कम है, 90% अमाउंट जाएगा स्टेट के पास, 10% सेंटर के पास। अगर उससे ज़्यादा है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा आपकी टर्नओवर है, देन 50-50 जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को एंड सेंटर गवर्नमेंट को, ठीक है। 50-50 डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ ब्लैक मनी। हमारा टैक्स का ये लास्ट पोर्शन है, इसके बाद हम इन्फ्लेशन पे आ जाएंगे इन नेक्स्ट सेशन। ब्लैक मनी, व्हाट इज़ ब्लैक मनी? सिंपल, जो मनी रिपोर्टेड नहीं है, ठीक है, बिलो द टेबल मनी है जो, उसको बोलते हैं ब्लैक मनी। मीन्स गवर्नमेंट को नहीं पता ये मनी है, या फिर आप उसको छुपा रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स सेविंग। आप टैक्स से बचने के लिए इस मनी को अपनी छुपा रहे हो या फिर घुमा रहे हो, दैट इज़ ब्लैक मनी। ब्लैक मनी में 3 चीज़ें आती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, एसेट्स इन, यहाँ पे एसेट्स आएगा, ठीक है, अजर्ट्स मिस टाइप हो गया, एसेट्स इन फॉरेन कंट्री, देन बेनामी प्रॉपर्टी। फर्स्ट ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है? सिंपल, आपने ब्लैक मनी अर्न की कुछ चीज़ें बेचकर, ठीक है, आपने कोई चीज़ सोल्ड आउट कर दी एंड आपने कैश में उसका अमाउंट रिसीव किया। अगर आप कैश में अमाउंट रिसीव कर रहे हो तो गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा। अगर तो बैंक में आ रहा है, बैंक को पता चल जाएगा कि आपके पास ये 30 लाख रुपीज़ कहाँ से आए, तो आपको कॉल आ जाएगा बैंक से टैक्स के लिए। बट आपने कैश में रिसीव किया इसका अमाउंट, नाउ नोबडी नोस कि आपके पास ये पैसे हैं। आपने क्या किया, इस कैश को यूज़ करके एक स्टार्ट कर दिया बिज़नेस, आपने एक बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। नाउ वहाँ से आपने क्या किया, मनी अर्न की एंड घुमाकर आपने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी। आपने वही जो 30 लाख था 10 लाख 15 लाख ऐसे करके अपने अकाउंट में जमा करवा दिया। दैट इज़ कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। इसके लिए कौन सा एक्ट है हमारे पास? PMLA एक्ट 2002 है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है, मनी लॉन्ड्रिंग से डील करने के लिए। एंड इसी एक्ट के अंदर हमारे पास ED है, ED को पावर दी गई है। ED मीन्स डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। इसके बारे में हमने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम पॉलिटी वाली क्लास में, ठीक है। जो बॉडीज़ वाला चैप्टर किया था हमने, सेशन लिया था स्टैट्यूटरी बॉडीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, उसमें हमने ED CBI ये सब देखा था, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो यू कैन सी दैट वीडियो। सो PMLA एक्ट के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग से डील करने के लिए ED है, ठीक है। ED के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे बिकॉज हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। देन नेक्स्ट इज़ एसेट्स इन फॉरेन कंट्री। आपने दुबई में एक क्या किया, एक बंगलो परचेज़ कर लिया। नाउ गवर्नमेंट डोंट्स नो अबाउट दिस, गवर्नमेंट को नहीं पता कि आपने परचेज़ किया है। अगर आप नहीं बताते गवर्नमेंट को कि मैंने एसेट परचेज़ किया, तो सिंपली क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपको 10 साल की जेल हो जाएगी, ठीक है। अगर गवर्नमेंट को पता चल जाएगा 10 साल की जेल होगी। अगर आप गिल्टी पाए जाते हैं प्लस पेनल्टी भी लगेगी, 10 साल की जेल भी होगी। अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट के ऊपर इस एक्ट के अंदर, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट एक्ट के अंदर, अगर आपने अपनी फॉरेन इनकम या फिर एसेट डिस्क्लोज नहीं करते आप एंड गवर्नमेंट को पता चल जाता है एंड आप गिल्टी भी डिक्लेयर हो जाते हो, तो आपको 10 ईयर्स की जेल हो जाएगी एंड साथ में पेनल्टी लगेगी। अगर बता देते हो कि भाई मैंने बंगलो परचेज़ किया है या फिर मेरी अमेरिका से इतनी इनकम आ रही है, तो गवर्नमेंट 30% फ्लैट टैक्स रेट चार्ज करेगी।
30% फ्लैट रेट गवर्नमेंट चार्ज करेगी, सिंपल। ना बेनामी प्रॉपर्टी, बेनामी, बे प्लस नामी, आपने क्या किया, आपने अपनी मेड के नाम पे, आपने क्या किया, अपनी मेड के नाम पे एक बंगलो परचेज़ कर लिया, मेड के नाम पे बंगलो परचेज़ कर लिया। दैट इज़ अ प्रॉपर्टी, दैट बंगलो क्या है, वो प्रॉपर्टी है। आपने टैक्स से बचने के लिए क्या किया, इसको प्रॉपर्टी अपनी मेड के नाम पे परचेज़ कर ली, उसको बोलते हैं बेनामी प्रॉपर्टी, बेनामी प्रॉपर्टी। सो अगर आप डिस्क्लोज़ नहीं करते इस चीज़ को एंड गवर्नमेंट को किसी तरह से पता चल जाता है, इसमें भी आपको कुछ नहीं होगा, बस 10 साल की जेल होगी, ठीक है। इसमें आपको 10 साल की जेल हो जाएगी, वही 10 साल की जेल जैसे यहाँ पे हुई थी वही वाली यहाँ पर भी हो जाएगी। आई होप दिस जेल इज़ क्लियर टू यू। देन फाइनेंस मिनिस्ट्री, कौन इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, जो रेलेवेंट है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है इसके अंदर आपकी ईडी आती है एंड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट आती है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आपकी ईडी आएगी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है इसको हेड कौन करता है, इसको हेड करता है फाइनेंस मिनिस्टर, हेड करेगा इसको फाइनेंस मिनिस्टर। देन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इसी के अंदर आपकी बजट डिवीज़न है। जो आपका बजट प्रिपेयर किया जाता है वो बजट डिवीज़न के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है एंड वो बजट डिवीज़न जो होती है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आती है, उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर आती है। इसको हेड कौन करता है इस पूरे डिपार्टमेंट को, आपका CEA, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ठीक है, इसका हेड होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। देन टैक्स बाउंसिंग, इसका मतलब क्या होता है, अगर आपकी GDP इंक्रीज़ कर रही है, ये आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा, जब भी हमारी GDP की बात होती है कि इंडिया की GDP इतने ट्रिलियन हो गई या फिर इतने % इंक्रीज़ हो रही है, तो आपने एडिटोरियल्स में ये वर्ड सुना होगा, टैक्स बाउंसिंग, टैक्स बाउंसिंग। अगर आपकी GDP या फिर नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी तो उसके ऊपर लगने वाला टैक्स भी इंक्रीज़ होगा, उसी को बोलते हैं टैक्स बाउंसिंग, उसी को बोलते हैं टैक्स बाउंसिंग। फॉर एग्जांपल पहले आपकी 100 रुपीज़ GST थी, सिंपल, टैक्स कितना लगता था 10%, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 10 रुपीज़। अब आपकी इंक्रीज़ होकर 200 हो गई, GDP इंक्रीज़ होकर 200 रुपीज़ होगी, टैक्स अगेन 10%, कितना हो जाएगा 20। सो इसी को बोलते हैं जो 100% इंक्रीज़ आया है, इसी को बोलते हैं टैक्स बाउंसिंग, टैक्स बाउंसिंग इसी को बोलते हैं, ठीक है। देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको ये सिंपली होता है कि जो गवर्नमेंट आपको कंसेशन दे रही है, आपने क्या किया, आपने फिक्स डिपॉजिट करवा लिया या फिर आपने इंश्योरेंस परचेज़ कर लिया, आपने लोन ले लिया, इन सब के ऊपर आपको कुछ ना कुछ कंसेशंस मिल रही हैं। देन डिडक्शन मिलती है आपको, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, पहले 50,000 की मिलती थी, अब आपको 75,000 की मिलती है। पहले 50,000 की मिलती थी, अब 75,000 की मिलती है डिडक्शन। सो इस टोटल को जो हम कलेक्ट करते हैं, क्लब करते हैं, उसी को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको टैक्स एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, ठीक है, इसको टैक्स एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, टैक्स एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। देन बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये OECD कंट्रीज लेकर आई थी। इसमें क्या होता था, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ यूके की एक कंपनी है जो बहुत अच्छा अमाउंट अर्न करती है प्रॉफिट में। इसने क्या किया, यूके में टैक्स रेट है फॉर एग्ज़ाम्पल 30%, इसने क्या किया, अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया मॉरिशस में, जहाँ पर टैक्स रेट सिर्फ 2% है। नाउ दिस कंपनी इज सेविंग अराउंड 28% ऑफ टैक्स रेट, 28% टैक्स सेव कर रही है। इसी को बोलते हैं बेस इरोजन, मीन्स अपना जो बेस था, हेडक्वार्टर था, वो शिफ्ट कर दिया किसी और कंट्री पे। प्रॉफिट शिफ्टिंग, अपना प्रॉफिट जो था पहले वो यहाँ से जनरेट कर रही थी, बट अब वो शो कर रही है कि वो मॉरिशस से जनरेट कर रही है। इस चीज़ से बचने के लिए OECD कंट्रीज़ जो हैं वो लेकर आई बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे, दिस वॉज इट फॉर टुडे। यहाँ पर हमारा टैक्सेशन ओवर होता है। इन नेक्स्ट पार्ट हम कवर करेंगे इन्फ्लेशन, जो हमारा इन्फ्लेशन है हम उसको कवर करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, इन्फ्लेशन में ज़्यादा कुछ नहीं होगा,
हार्डली 20-25 मिनट का वीडियो होगा वो, ठीक है। उसके बाद वी विल बी कवरिंग हमारा मनी, जो मनी बैंकिंग है, M1 M2 M0, हम ये पढ़ेंगे उसके बाद, ठीक है। उसके बाद हम उसको कवर करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई इशू हो, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन कमेंट ऑल्सो इन द टेलीग्राम बॉक्स, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी कंसिस्टेंट, कि मैं टाइमली इस टॉपिक को कवर कर पाऊँ। एंड if you are new to this, you can hit the red icon, that subscribe button. Thank you for watching this session. We'll meet you in next class. See you.